गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर का मतलब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स जो भी केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है, आइदर इट कैन बी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, दैट मेक्स द बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके लिए जो आपकी एनसीईआरटी से बेसिक पॉइंट्स हैं उनको मैंने नोट्स फॉर्म में बनाया है। अगर हम एक सेल के अंदर किस तरह का टिश्यू प्रेजेंट है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसको आइसोलेट करें, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द केमिकल एनालिसिस या द एसिड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इसमें हम एसिड का यूज़ करते हैं इसलिए इसको कहते हैं एसिड एनालिसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि हम कोई टिश्यू सैंपल ले लेते हैं, जैसे कि आप किसी भी प्लांट का पार्ट ले लें, फॉर एग्जाम्पल सिंपल फॉर्म है लाइक अपने लीफ लिया या कुछ भी है, उसको आप लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू लें, प्लांट का हो या एनिमल का हो, और उसको एक एसिड के अंदर डालें। एसिड है यहाँ पे TCA, जिसकी फुल फॉर्म है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। हम टिश्यू को और एसिड को एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं और एक स्लरी और एक पेस्ट, स्लरी होता है एक थिक पेस्ट की फॉर्म में बना देते हैं, और उस पेस्ट को हम क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर छान लेते हैं कॉटन से, या आपका चीज क्लॉथ होता है उससे हमने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो फिल्ट्रेट मिलता है, फिल्ट्रेट मीन्स जो छन के नीचे आता है, और एक मिलता है रिटेनेंट। रिटेंटेंट का मतलब होता है जो आपका रिटेन रहेगा, ऊपर रहेगा, आपका जो फिल्टर होके नहीं आएगा, जो आपका कॉटन क्लॉथ पे या आपको चेज क्लॉथ के ऊपर मिलेगा, वो आपका इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होगा। इनसोल्यूबल फ्रैक्शन मोस्टली वो होता है जिसका मोलिकुलर वेट जो आपका एसिड के अंदर ईजिली सोल्यूबल नहीं होता। मोस्टली हाई मोलिकुलर वेट के बायोमोलिक्यूल्स सोल्यूबल नहीं हो पाते, उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। और जो घुले हैं वो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होंगे जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है और वो ईजिली एसिड्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम केमिकल एनालिसिस या एसिड एनालिसिस मेथड कहते हैं, इससे हमें दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। वन इज़ द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमने सेल्स के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया। जो घुल चुके हैं वो हमें माइक्रोवेट के मिले, और जो नहीं घुलते हैं, जो कि आपके रिटेन रह जाते हैं, आपके सुपरनेटेंट में आ जाते हैं, वो आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बट लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ईजिली डिजोल्व नहीं होते एसिड्स में। तो इनको हम कैटेगराइज करें, जो एसिड्स में घुले वो हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये हैं हमारे सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स। लाइक इसमें आपके आ जाएगा सिंपल शुगर, लाइक ग्लूकोज है, आपका सुक्रोज है, इस टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनको हम, क्योंकि हमें चैप्टर में पढ़ना है और सभी को हम डिस्कस करेंगे। और जो नहीं डिजोल्व होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक दी कॉम्प्लेक्स शुगर्स, या जिनको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स या प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA एंड RNA, एंड द लिपिड्स ऑल्सो। सो यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम केमिकल एनालिसिस मेथड कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम एसिड एनालिसिस मेथड है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इसमें है, अगर हम एवरेज कंपोजिशन एक सेल की चेक करें कि सेल में बेसिक जो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में कौन कौन से, साइटोप्लाज्म प्लस हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम, आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल है, इस टेबल को लर्न करना है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी सेल में, क्योंकि सेल 70 to 90% जो है सेल के अंदर वाटर कंटेंट होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें 70 to 90% वाटर होता है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो एक वाटर के अंदर होती है। नेक्स्ट है वाटर, जो सेल के अंदर प्रोटीन, वाटर के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट जो मोस्टली मिलता है सेल के अंदर 10 to 15%, दैट इज़ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA दोनों ही मिलते हैं सेल्स में, दैट इज़ 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड 2%, आयंस 1%। सो ये एक एवरेज कंपोजिशन है सेल की, जो आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है टेबल, ये आपको लर्न करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट, जो आपके एनसीईआरटी में एक और एक्सपेरिमेंट है कि अगर हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का पता करना पड़े, क्योंकि इससे पहले जो हमने केमिकल एनालिसिस मेथड किया था, जिसको एसिड एनालिसिस मेथड कहते हैं, उससे हमें जितने भी कंपोनेंट्स पता चले वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पता चले। लेकिन अगर एक सेल में ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, और उनका पता करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ द एश एनालिसिस। इसमें हम
इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को पता करते हैं। इसका जो एक सिंपल तरीका है उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग टिश्यू या कोई भी प्लांट या एनिमल का लिविंग टिश्यू लेंगे और उसको हम वेट वेट उसका मेजर करते हैं। मीन्स वेट वेट का मतलब है जब टिश्यू लिविंग है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट है तो वो वेट वेट माना जाएगा टिश्यू का। लेकिन हम क्या करेंगे, टिश्यू को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने से जितना भी वेट था, जितना भी वाटर था वो सारा एवोपरेट हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास वो वेट जो होगा वो टिश्यू का ड्राई वेट माना जाएगा। उस ड्राई वेट को फिर हम बर्न करते हैं। बर्निंग करने से हमेशा कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म, कार्बन इज़ बेसिकली दी ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कार्बन से ही किसी कंपाउंड की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर होती है। कार्बन इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो जो कार्बन थी सेल के अंदर वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली इस फॉर्म में बाहर निकलेंगे। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। जो रिमेनिंग होगा वो इनऑर्गेनिक होगा, उसी को हम कहते हैं ऐश। ये ऐश की फिर हम एनालिसिस करते हैं। ये जो हमारा एक मेथड है कि सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन के नहीं बने होते। उनके एनालिसिस के लिए एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ द ऐश एनालिसिस। इसके लिए टिश्यू लेंगे, टिश्यू का वेट वेट ड्राई कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम उसको सुखाएंगे या मीन्स उसको इस तरीके से कि उसका सारा वाटर निकल जाए। उसके बाद उसको बर्न करेंगे तो जो कार्बन है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी और CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। जो बाकी बचेगा वो हमारा, जिसको हम ऐश कहेंगे, राख कहते हैं सिंपल भाषा में, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटेन किए होगी। उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे होंगे। नेक्स्ट इसमें जो है हमारे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में, 1 मार्क क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, दैट इज़ कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड द सिलिकॉन इज़ द लिस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन। तो ये आपको याद करना है। और इसी को अगर कंपेयर करें, हमारी अर्थ क्रस्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है, ऑक्सीजन, और उसके बाद सिलिकॉन। जो हमारी बॉडी में सबसे लिस्ट मिलता है वो सेकंड नंबर पे अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। तो ये आप लोगों को याद करना है। इसके अलावा जो आपको करना है कि अदर कंपोनेंट्स है लाइक मैग्नीज है जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्लांट्स में रिक्वायर्ड है। ये कुछ जर्नल्स ही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें है हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ अबाउट द मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स मीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स मीन्स वो केमिकल्स जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन 2 तरह की होती है प्लांट्स में कहें या एनिमल्स में, एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक। 2 तरह की जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस में जो भी केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं दे आर नोन एज द मेटाबोलाइट। इसको हमने 2 कैटेगरी में, मेटाबोलाइट्स केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर इट कैन बी एनाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक रिएक्शंस, वो मेटाबोलाइट्स होते हैं। लेकिन इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल फॉर इट्स ओन पर्पज। जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होगा दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मीन्स ऐसे केमिकल्स जो सेल में प्रोड्यूस हुए रिएक्शंस के टाइम पर और जो सेल्स में डायरेक्टली ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, दे आर नोन एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनको हम करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जो भी आपके केमिकल्स हैं जो कि आपके प्राइमरी या बेसिक प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी हैं, जो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस हैं वो अगर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट अगर नहीं है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस प्लांट्स में या एनिमल्स में नहीं होंगी। ऐसे केमिकल्स को कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इनके एग्जांपल्स हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे हमारी अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स, और प्लांट्स में जैसे कि क्लोरोफिल। उसके बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो जो प्राइमरी मीन्स मुख्य, मेन मेटाबोलाइट्स मीन्स केमिकल्स जिनकी डायरेक्टली प्लांट को या एनिमल को अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ में बट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, जिनकी डायरेक्टली ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए किसी प्लांट या एनिमल को ज़रूरत नहीं होती। ये अगर प्लांट या एनिमल में नहीं है तब भी इनके बिना काम चल जाएगा।
ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स, जो कि हमें फंगस से मिलती है, हमें बैक्टीरिया से भी मिलती है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं। उन्हें ये जो फंगस है या बैक्टीरियाज हैं वो अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे जो केमिकल्स जो डायरेक्टली ग्रोथ या डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ना हो, दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंड द रिक्वायर्ड है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी में भी कुछ फॉर्म में आपके दिए गए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। पिगमेंट्स में आप एनसीईआरटी के अगर पेजेस पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जैसे कि आपका पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स में है आपका एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स, एल्केलॉइड्स हैं जैसे कि मॉर्फिन्स एंड कोडीन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स हैं जैसे कि आपका एब्यूरिन एंड द रिसिन, टर्पिनॉइड्स हैं, मोनोटर्पिन्स है, डाइटर्पिन्स हैं, लैक्टिन्स हैं, कैनवेलिन्स हैं ए, और आपकी कुछ ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन है। ये आपको कुछ नाम याद कर लेने हैं। यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो ये जितने भी केमिकल्स हैं यहाँ पर जो ये लिस्ट है, जिसमें आपके ऐसे केमिकल्स के नेम हैं जो डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इनकी एक्सट्रैक्शन अगर की जाए तो वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पहला बायोमोलिक्यूल दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स या शुगर्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स, हाइड्रा वाटर के, कार्बन के हाइड्रेट्स को हम, कार्बन के बने हुए हाइड्रेटेड मोलिक्यूल्स को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके फॉर्मूला जो है CnH2nOn, या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CnH2ON। N जो है यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, N कैन बी जो आपका हो सकता है 3 से 7 तक हो सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। इनकी डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। या एक और डेफिनेशन ये बन सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस या कीटोजिस। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, एल्डोजिस जिन पर एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, या किसी किसी में कौन सा ग्रुप हो सकता है, कीटोन, कीटोन ग्रुप होता है CO ग्रुप। सो कार्बोहाइड्रेट्स जब इनको हम पढ़ेंगे, सबसे पहला बायोमोलिक्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये यहाँ डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स की अब हम कैटेगरी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ग्लूकोज, उसको करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में 2 कैटेगरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स या लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपके आते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनो, डाई, ओलिगो। मोनोसेकेराइड्स जो एक ही सैकरम यूनिट से या एक ही कार्बोहाइड्रेट की एक ही यूनिट से मिलके बने हों, दे आर द मोनोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड 2 सैकरम यूनिट से मिलके बने हों, डाइसेकेराइड। और आपके 3 से लेकर 10 तक की रेंज में या मैक्सिमम 12 तक की रेंज तक के बने हुए सैकरम यूनिट से जुड़े के बने हुए दे आर नोन एज ओलिगो। ओलिगो मीन्स होता है स्मॉल या छोटी थोड़ी सी सैकरम यूनिट्स हैं, उनसे मिलके बने हुए जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, दे आर नोन एज द सिंपल या स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी, सैकरम मीन्स सैकरम यूनिट से या सैकराइड यूनिट से जुड़े। इसमें जो सबसे पहला टाइप करेंगे दैट इज़ मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल, सैकरम मीन्स सैकराइड यूनिट, जो सिंगल सैकराइड यूनिट से बने हो और उनको हम इतने सिंपलर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की जिनको आप उससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते। दीज आर द simplest form of carbohydrates which cannot be hydrolyzed, cannot be break down into the simpler form। जो भी ये मोनोसेकेराइड्स है, ये 3 से 7 कार्बन चेन के बने हो सकते हैं। अगर ये 3 कार्बन की चेन के बने हैं उनको बोलते हैं ट्राईओजेज।
इसमें ट्रायोजिज के 2 एग्जाम्पल है, ग्लिसरैल्डिहाइड एंड द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उनके जो फॉर्मूला है वो ये हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें, ये आपका फॉर्मूला है और ये ओपन फॉर्म है C+OH। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें COH HCHOHH। ये जो है दिस इज द ग्लिसर एल्डिहाइड, 3 कार्बन का 1 2 3 कार्बन का बना हुआ कार्बोहाइड्रेट। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करके कोई इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते। ये अपने आप में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ग्लिसर एल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दिस इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका मतलब होता है यहाँ पे ये जो सेंट्रल पोस्टियो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप होता है, इसके यहाँ पे भी ये CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। डाईहाइड्रोक्सी CO मीन्स कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी CO मीन्स कीटोन ग्रुप। तो ये भी 1 2 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको भी हम इससे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 3 कार्बन के बने हो सकते हैं। इसके नेक्स्ट है जो हमारा और कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपका L फॉर्म में है, जिसका नाम है L ग्लिसर एल्डिहाइड। ये आपको NCERT में इतना नहीं है, आपको डायरेक्टली जो करना है अबाउट द ग्लूकोज स्ट्रक्चर करना है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लूकोज जो है जो सबसे सिंपलेस्ट आपको ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, ये 6 कार्बन का चेन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कार्बन और हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, दैट इज़ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ओपन चेन है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले और आपके 5वें कार्बन के बीच में एक रिंग बना लेता है। ये सिंपल फॉर्म में, इस फॉर्म में ये आपकी सिंपल ओपन चेन है, लेकिन मॉलिक्यूल अपने अंदर ही एक रिंग बना लेता है, इसलिए क्योंकि ये फॉर्म अनस्टेबल है और ये बनाता है एक रिंग फॉर्म जिसका नाम है पायरेनोज रिंग। जिसका ये जो रिंग बनती है इसको पायरेनोज रिंग बोलते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो पायरेनोज रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज की ये सिंपल फॉर्म, ये इसकी रिंग फॉर्म, इस फॉर्म में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये रिंग बना लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज की और ये जो रिंग बनती है ये पायरेनोज शेप की है, इसलिए इसको बोलते हैं पायरेनोज रिंग। तो ग्लूकोज जो है सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। ये 6 कार्बन का है और इसको भी अगर आप ब्रेक डाउन करें तो इससे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड बेसिकली उनको बोलते हैं चाहे वो 3 कार्बन का बना हुआ हो, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का मैक्सिमम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हम ब्रेक डाउन करें उनसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, दे आर द मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में हमने ग्लूकोज को करना है, उसके अलावा हमने डाईसैकेराइड में करना, इसी एक और मोनोसैकेराइड करना जिसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है इसका फॉर्मूला भी होता है C6H12O6, सेम जैसा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला फ्रक्टोज का होता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है एक कीटोनिक आपका कार्बोहाइड्रेट है। इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, लेकिन ये हमें फ्रूट्स में मिलने वाला जो फ्रूट्स में स्वीटनेस होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, इसका ये फॉर्मूला है। इसमें भी ये भी अपनी ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी एक रिंग चेन बना लेता है, फ्यूरेनोज रिंग, इसका स्ट्रक्चर ये बनता है। तो ये आपका ओपन चेन है, ये इसकी रिंग फॉर्म है। तो ग्लूकोज जो है और फ्रक्टोज जो हैं ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, दोनों सेम एक दूसरे के जो दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन एक दूसरे फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। ये हमने इस चैप्टर से यहाँ तक करना है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट करेंगे और ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे।